द डिबेट में आपका स्वागत है। आज का विषय बेहद दिलचस्प है और उतना ही विवादास्पद भी, मनुस्मृति। सवाल ये है कि क्या ये प्राचीन भारतीय समाज के लिए धर्म यानी सही आचरण और व्यवस्था का एक बुनियादी पाठ है, या फिर ये मुख्य रूप से समाज में ऊंच नीच और भेदभाव को ही बढ़ावा देने वाला ग्रंथ है। हमारी ये चर्चा उस स्रोत सामग्री पर आधारित है जो हमें मिली है, जिस पर इस पर जाहिर है अलग अलग नज़रिए और विश्लेषण मौजूद है। मेरा मानना है कि मनुस्मृति के मूल में अगर हम देखें तो धर्म, कर्तव्य और सदाचार यानी अच्छे व्यवहार को लेकर काफ़ी गहरी बातें हैं, जिन्हें हमें उन हिस्सों से अलग करके देखना चाहिए जो शायद बाद में जोड़े गए या जिनकी गलत व्याख्या की गई। मेरा नज़रिया इससे कुछ कह सकते हैं अलग है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनुस्मृति जिस रूप में ये आमतौर पर समझी जाती है और देखिए जिस तरह इसने सदियों से समाज पर असर डाला है, वो असल में एक बहुत सख्त, ऊंच नीच पर आधारित और भेदभाव वाली सामाजिक व्यवस्था बनाती है। अब भले ही इसके कुछ हिस्सों के असली होने पर सवाल हों, इसका जो असर हुआ है उसे हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। देखिए, मनुस्मृति जो है वो हिंदू परंपरा के कई धर्मशास्त्रों में से एक है। धर्मशास्त्र यानी प्राचीन भारत के वो ग्रंथ जो धर्म, कानून और सामाजिक आचार व्यवहार के बारे में बताते हैं। इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। इसमें सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग वर्णों और जीवन के पड़ावों के कर्तव्य हैं, राजा के लिए नियम हैं, टैक्स कैसे लेना है, शादीशुदा जिंदगी में तालमेल कैसे रखना है और यहाँ तक कि रोज़मर्रा के झगड़ों को कैसे निपटाना है, ऐसे कई विषय इसमें शामिल हैं। मुख्य रूप से ये धर्म पर केंद्रित है, जिसे हम कर्तव्य, सही तरीका, कानून, व्यवहार ये सब समझ सकते हैं। बल्कि मनुस्मृति तो ये कहती है कि आचार यानी अच्छा चाल चलन ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हाँ, ये बात भी उतनी ही अहम है, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री भी बताती है, कि कई विद्वानों ने इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर, खासकर उन श्लोकों पर जिनमें विवादित बातें हैं, सवाल उठाए हैं। कुछ रिसर्च हैं जिससे स्वामी जगदीश्वरानंद या सुरेंद्र कुमार का काम वो ये इशारा करते हैं कि मूल ग्रंथ में बाद में काफ़ी कुछ जोड़ा गया और बदलाव किए गए, शायद इसका आकार दोगुना हो गया। आप समझिए, जैसे किसी पुरानी कहानी की किताब में बाद में किसी और ने कुछ पन्ने जोड़ दिए हों और अब ये कहना मुश्किल हो जाए कि असली कहानी क्या थी। ये जो बाद में जोड़े गए हिस्से हैं, इन्हें ही प्रक्षेप कहते हैं। और ये भी तर्क दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआती सोच थी वो शायद जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि एक तरह का रूपक थी। इसका एक संकेत ये भी मिलता है कि कहीं कहीं गुरु को योग्य शूद्र बच्चे का वर्ण बदलने की इजाज़त का जिक्र है। तो मेरा कहना बस ये है कि सिर्फ उन हिस्सों के आधार पर जो शायद बाद में जोड़े गए या बिगाड़े गए, मनुस्मृति के पूरे योगदान को, खासकर धर्म और नैतिकता के क्षेत्र में, खारिज कर देना शायद ठीक नहीं होगा। जी, मैं समझता हूँ आप प्रामाणिकता का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि समाज पर किस चीज का असर पड़ा। मनुस्मृति, खासकर इसका तीसरा हिस्सा जो सबसे बड़ा है और शायद सबसे अहम भी, वो देखिए, 4 वर्णों की व्यवस्था और उसमें ऊंच नीच को बनाए रखने पर बहुत ज्यादा जोर देता है। ये साफ तौर पर ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा देता है और शूद्रों को, जिन्हें इस व्यवस्था में सबसे नीचे रखा गया है, उनका एकमात्र कर्तव्य बताया गया है दूसरे ऊंचे वर्णों की सेवा करना। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये ग्रंथ में सीधे तौर पर लिखा गया है। 1.91 ग्रंथ में शूद्रों के खिलाफ बहुत ही पक्षपाती और भेदभाव करने वाले नियम हैं। मिसाल के तौर पर उन्हें राजा के सामने कानून की व्याख्या करने से मना किया गया है, 8.21, और उन्हें धन जमा करने से भी रोका गया है, 8.129। यहां तक कहा गया है कि अगर कोई शूद्र अमीर हो जाता है तो वो ब्राह्मणों को सताता है। यही रवैया आप देखें तो महिलाओं के प्रति भी दिखता है। एक बहुत मशहूर श्लोक है 5.148 जो कहता है कि महिलाओं को हमेशा पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटे के। बेवफाई करने वाली महिला के लिए भयानक सजा बताई गई है, 8.371, जैसे उसे कुत्तों से नुचवा देना। और महिलाओं को स्वभाव से ही पुरुषों को रास्ते से भटकाने वाला माना गया है, 2.13। अब आप ही सोचिए, ये सिद्धांत आज के हमारे संविधान की नैतिकता से कितने मेल खाते हैं।
हमारा संविधान बराबरी की बात करता है, अनुच्छेद 14, किसी भी तरह के भेदभाव का विरोध करता है, अनुच्छेद 15, 16 और छुआछूत के अंत की बात करता है, अनुच्छेद 17। मनुस्मृति की ये बातें सीधे सीधे इन मूल्यों के खिलाफ है। तो ठीक है, भले ही इसमें कुछ हिस्से बाद में जोड़े गए हों, लेकिन इसका जो ऐतिहासिक असर हुआ है वो तो इन्हीं भेदभाव वाली बातों से तय होता है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए इतनी आवाज उठाई, उन्होंने इसी मनुस्मृति की कड़ी आलोचना की थी और उसे जलाया भी था। ये इस बात का सबूत है कि इसका जमीनी असर कितना हानिकारक रहा है। हाँ, अंबेडकर का वो कदम यकीनन बहुत शक्तिशाली प्रतीक था और दिखाता है कि समाज पर इस प्रचलित पाठ का कितना गहरा नकारात्मक असर पड़ा। लेकिन क्या इससे ये सवाल खत्म हो जाता है कि क्या वो पाठ ही असली मनुस्मृति थी? आपने प्रामाणिकता और प्रक्षेप यानी बाद में जोड़े गए हिस्सों का मुद्दा उठाया और ये वाकई बहुत अहम है। जिस संस्करण को आमतौर पर माना जाता है यानी टेक्स्टिस रिसेप्टस, जो शायद कुलुक भट्ट की व्याख्या पर आधारित है और जिसका सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ, उसी की प्रामाणिकता पर कई विद्वानों ने शक जाहिर किया है। स्रोत बताते हैं कि विद्वानों ने इन बाद के जोड़ों को कैसे पहचाना। श्लोकों की भाषा शैली में फर्क देखकर, वेदों की बातों से विरोधाभास देखकर और ग्रंथ के अंदर ही अलग-अलग हिस्सों में असंगति पाकर। जैसा मैंने पहले कहा, स्वामी जगदीश्वरानंद और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैसे विद्वानों ने व्यवस्थित तरीके से इन संभावित प्रक्षेपों को चिह्नित करने की कोशिश की है और उनका मानना है कि ये मूल पाठ के आकार को लगभग 2 गुना कर देते हैं। तो इससे इस बात को बल मिलता है कि हो सकता है मूल मनुस्मृति उस विवादास्पद संस्करण से काफ़ी अलग रही हो जो आज हमें मिलती है। शायद वो कम कठोर और नैतिक सिद्धांतों पर ज़्यादा केंद्रित थी। मैं मानता हूं कि ये अकादमिक बहस जरूरी है कि कौन सा हिस्सा असली है और कौन सा बाद में जोड़ा गया, लेकिन हमें सामाजिक यथार्थ को भी देखना होगा ना। समाज पर असर तो उसी प्रचलित किताब का हुआ है, वही संस्करण, शायद कुल्लुक भट्ट वाला, जिसे सदियों से पढ़ा और सुनाया गया, जिसने सामाजिक ढांचों, कानूनों और लोगों की सोच को गहराई से प्रभावित किया। जब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई तो वो किसी एकेडमिक शोध पत्र का विरोध नहीं कर रहे थे, वो उस किताब के असली हानिकारक सामाजिक और राजनीतिक असर का विरोध कर रहे थे, जिसने करोड़ों लोगों को भेदभाव और अन्याय का शिकार बनाया। इतिहास के इस असर को सिर्फ यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि शायद ये बाद में जोड़ा गया होगा। जिस पाठ ने समाज को इस तरह प्रभावित किया, हमें उसके असली चरित्र और नतीजों का सामना तो करना ही होगा, चाहे वो मूल हो या न हो। ये एक विचारणीय बिंदु है, हालांकि मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से देखती हूँ। चलिए वर्ण व्यवस्था की प्रकृति को ही लेते हैं। स्रोत ये बताते हैं कि वर्णों की उत्पत्ति की जो आम कहानी है कि वो ब्रह्मा के शरीर के अलग-अलग हिस्सों से पैदा हुए, वो शायद शुरू में एक रूपक या अलंकारिक कथा थी, जैसा कुछ पश्चिमी विद्वानों ने भी माना है। शुरुआती वैदिक ग्रंथों में, जैसे ऋग्वेद के पहले के हिस्सों में, इस तरह की जन्म पर आधारित 4 वर्णों की कठोर व्यवस्था का जिक्र हमें नहीं मिलता। वर्ण शब्द का असल मतलब रंग होता है। ये हो सकता है कि ये उत्तर से आए हल्के रंग के आर्यों और यहाँ के गहरे रंग के मूल निवासियों के बीच के फर्क को दिखाता हो, न कि एक पक्के सामाजिक ऊंच नीच को। खुद मनुस्मृति में भी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो जन्म आधारित कठोरता पर सवाल उठाते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसा मैंने पहले कहा, गुरु द्वारा शिष्य का वर्ण बदलने की संभावना का जिक्र। कुछ विद्वान इसे श्लोक 2.37 और 2.58 के संदर्भ में देखते हैं। ये दिखाता है कि शायद योग्यता और शिक्षा का भी कुछ महत्व था, सिर्फ जन्म का नहीं। हाँ, पर अगर हम ग्रंथ को देखें जो प्रचलित है, उसमें तो स्थिति काफी अलग दिखती है ना? मैं समझता हूं कि आप शुरुआती विचार या कुछ अपवादों की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मनुस्मृति को समग्र रूप से देखें, खासकर उस रूप में जिसमें ये हम तक पहुंची है, तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर तीसरा खंड, वर्ण व्यवस्था की ऊंच नीच को बनाए रखने और उसके नियमों को सख्ती से लागू करने में लगा हुआ है। शूद्रों के लिए जो एकमात्र कर्तव्य बताया गया है, यानी बिना किसी जलन के ऊंचे वर्णों की सेवा करना, 1.91, ये मुझे कोई रूपक नहीं लगता, ये तो एक साफ निर्देश है।
उनके खिलाफ जो खास भेदभाव वाले नियम हैं, जैसे उन्हें कानून की व्याख्या करने से रोकना 8.21 या धन जमा न करने देना 8.129, ये ग्रंथ के ऊंच नीच वाले इरादे को और पक्का करते हैं। इतना ही नहीं, राजा का एक मुख्य कर्तव्य ही इस वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना बताया गया है। तो हो सकता है कुछ लचीलेपन के संकेत हों, लेकिन ग्रंथ का मुख्य जोर तो एक कठोर सामाजिक बंटवारे पर ही है। अच्छा, वर्ण व्यवस्था की तरह ही महिलाओं के मुद्दे पर भी हमें पाठ में विरोधाभास देखने को मिलते हैं। ये सच है कि मनुस्मृति में ऐसे श्लोक हैं जो आज के नजरिए से बेहद आपत्तिजनक और दमनकारी लगते हैं, जैसे महिलाओं का हमेशा पुरुषों के अधीन रहना 548, बेवफाई के लिए भयानक सजाएं 871 या उन्हें पुरुषों को बिगाड़ने वाली प्रकृति का मानना 213। लेकिन उसी ग्रंथ में ऐसे श्लोक भी हैं जो महिलाओं के सम्मान और परिवार में उनकी खुशी के महत्व पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए कहा गया है कि जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता वास करते हैं और जहां नहीं होता वहां सारे काम बेकार हो जाते हैं। श्लोक 359 जैसा भाव। श्लोक 359 कहता है कि पिताओं, भाइयों, पतियों और देवरों को अगर वे अपना भला चाहते हैं तो स्त्रियों का सत्कार करना चाहिए और उन्हें गहनों, कपड़ों और भोजन से खुश रखना चाहिए। श्लोक 362 कहता है कि जिस परिवार में स्त्री खुश रहती है वो पूरा परिवार फलता फूलता है और जहां वो दुखी रहती है वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो पाँच में ये विरोधाभास क्यों है? यह संभव है कि महिलाओं के प्रति जो बेहद नकारात्मक और दमनकारी श्लोक हैं वे या तो बाद में जोड़े गए हों या फिर उस खास समय की कठोर सामाजिक सच्चाई को दिखाते हों, न कि मनु के मूल आदर्शों को। मैं मानता हूं कि ग्रंथ में कुछ अच्छी बातें भी कही गई हैं, जैसे आपने 3.59, 3.62 का जिक्र किया, लेकिन यहां भी एक पेंच है ना? ये सकारात्मक बातें भी अक्सर परिवार के भले और खानदान की इज्जत से जुड़ी हुई हैं, न कि स्त्री के अपने व्यक्तिगत अधिकार या आज़ादी से। इसके उलट महिलाओं को बुनियादी तौर पर पुरुषों के अधीन मानने वाली सोच कि वो बचपन में पिता, जवानी में पति, बुढ़ापे में बेटे के अधीन है 5.148 और उन्हें स्वभाव से ही पुरुषों को रास्ते से भटकाने वाला मानने वाली सोच कि औरतों का स्वभाव ही पुरुषों को दूषित करना है 2.13, ये विचार ग्रंथ में बहुत गहराई तक समाये हुए लगते हैं। बेवफाई के लिए सुझाई गई क्रूर सजाएं 8.371 और उनकी आज़ादी को सीमित करने वाले कई नियम लैंगिक बराबरी के किसी भी आधुनिक पैमाने से बिल्कुल मेल नहीं खाते। स्रोत सामग्री में यह भी बताया गया है कि वाल्मीकि की तरह मनु ने भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले समाज में नीचा दर्जा दिया। तो इन नकारात्मक और व्यवस्था में ही बसी असमानता वाली सोच को कुछ तारीफ लायक श्लोकों से संतुलित करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब इतिहास गवाह है कि इन्हीं दमनकारी विचारों का असर समाज पर ज्यादा रहा है। ये सकारात्मक बातें भी देखा जाए तो औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं देती। तो फिर सवाल उठता है कि आज के समय में मनुस्मृति की क्या प्रासंगिकता है? क्या इसे पूरी तरह से नकार देना चाहिए? मेरा मानना है कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए मनुस्मृति का अध्ययन करना जरूरी है। इसे पूरी तरह से खारिज करने के बजाय एक जटिल ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर इसकी अलग अलग परतों को समझना चाहिए। हाँ, इसके गंभीर रूप से समस्याग्रस्त पहलुओं, खासकर जाति और लिंग आधारित भेदभाव को हमें पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी संभव है कि इसके कुछ नैतिक उपदेश, अगर उन्हें उनके विवादित सामाजिक संदर्भ से अलग करके देखा जाए तो शायद आज भी कुछ सोचने को मजबूर करें, जैसे आत्मनियंत्रण का महत्व 4.160, सच और प्रिय बोलना 4.138 और अच्छे आचरण का पालन करना 1.108। ये एक उलझा हुआ ग्रंथ है जिसे समझने के लिए सावधानी से विश्लेषण करने की जरूरत है, न कि इसे सीधे सीधे अच्छा या बुरा कह देने की। इसे समझने की जरूरत है, खारिज करने की नहीं। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि इसके कुछ हिस्सों को निकालकर आज प्रासंगिक बनाया जा सकता है, खासकर जब ये हिस्से एक ऐसे ढांचे का हिस्सा हों जो मूल रूप से भेदभाव पर आधारित हैं। आज का भारत संवैधानिक नैतिकता पर चलता है, मतलब हमारे संविधान में दिए गए मूल्य जैसे बराबरी, आज़ादी, भाईचारा और न्याय। मनुस्मृति के कई बुनियादी सिद्धांत, खासकर जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता, इन संवैधानिक मूल्यों से सीधे सीधे टकराते हैं।
अभी हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के एक जज ने जब मनुस्मृति का हवाला दिया तो उसकी जो देश भर में आलोचना हुई, वो साफ दिखाता है कि इसे आज के समाज या हमारी न्याय व्यवस्था के लिए एक प्रासंगिक या स्वीकार्य स्रोत मानना कितना समस्या भरा और कह सकते हैं पीछे ले जाने वाला कदम है। हमारे देश में संवैधानिक नैतिकता को किसी भी सामाजिक या धार्मिक नैतिकता से ऊपर माना जाता है और कानून और सामाजिक व्यवहार का मार्गदर्शन उसी से होना चाहिए। मनुस्मृति के भेदभाव भरे और ऊंच नीच वाले विचार, चाहे वो मूल हों या बाद में जोड़े गए, आज के भारत के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत कतई नहीं बन सकते। आज के भारत के लिए ये कोई आदर्श ग्रंथ नहीं बन सकता। तो संक्षेप में कहूं, मेरा नजरिया ये है कि मनुस्मृति एक बहुस्तरीय और जटिल ग्रंथ है। इसकी व्याख्या करते समय हमें इसकी बनावट, इसमें बाद में जोड़े गए संभावित हिस्सों यानी प्रक्षेपों और इसके ऐतिहासिक संदर्भ पर ध्यान से विचार करना होगा। इसके गंभीर रूप से समस्याग्रस्त पहलुओं, विशेषकर जाति और लिंग आधारित भेदभाव को पूरी तरह स्वीकार करते हुए भी ये संभव है कि इसके कुछ हिस्से अगर आलोचनात्मक नजरिए से पढ़े जाएं तो धर्म, नैतिकता और सामाजिक कर्तव्यों पर कुछ विचारणीय, भले ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण पेश करते हों। और मेरा निष्कर्ष ये है कि मनुस्मृति, खासकर अपने उस रूप में जो प्रचलित रहा है और जिसने इतिहास में इतना गहरा असर डाला है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सही ठहराती है जो ऊंच नीच, असमानता और भेदभाव पर टिकी है। इसके कई केंद्रीय सिद्धांत आज के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाते। भले ही इसमें कहीं कहीं कुछ नैतिक उपदेश मिल जाएं, लेकिन इसकी मूल संरचना और इसका जो सामाजिक प्रभाव रहा है, वो इसे आज के भारत में नैतिक या कानूनी मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अस्वीकार्य बनाते हैं। जाहिर है इस विषय पर हमारे विचार अलग हैं, और ये स्वाभाविक भी है। मनुस्मृति भारतीय इतिहास और विचार का एक महत्वपूर्ण लेकिन बेहद विवादास्पद हिस्सा बनी हुई है। बिल्कुल, और इस पर हमेशा अलग-अलग दृष्टिकोण रहे हैं। आज की हमारी चर्चा ने, मुझे लगता है, स्रोत सामग्री में मौजूद इस विषय की जटिलता और गहराई को उजागर किया है। निश्चित रूप से इसमें और भी बहुत कुछ है जिसे खोजा और समझा जा सकता है। हम अपने श्रोताओं को आज पेश किए गए तर्कों और जानकारी के आधार पर अपने खुद के सूचित निष्कर्ष निकालने के लिए आमंत्रित करते हैं।